Good morning and welcome to all of you. In today's session, I'm going to explain the test paper of Talent Search Test 2. And this test is conducted on Apex Institute Chhapra app on every Sunday between 7 a.m. and 7 p.m. If you are eager to take the test, you are welcome. Download the app and take the test. This test is very useful for all the competitive examinations conducted by different boards. As you see here, questions from synonyms, antonyms, one-word substitutions, idioms and phrases, sentence completion, sentence arrangement, sentence improvement, common errors, voice narration, misspelled, either closed test or passes are asked here. It's a very good kind of test. I think this is highly useful to all the students who are preparing for competitive examinations. So you all are welcome and come join with me. This test is quite free. You have not to pay a single rupee for taking the test. It is quite free. It is completely free. You have to download the app only. Then you can take the test on every Sunday. Okay. So let's get started. Question number 1 is seminal. इसका हमें closest in meaning, it means synonym बताना है. तो चलिए शुरू करते हैं. सेमिनल का हम दो अर्थों में प्रयोग करते हैं. इसका एक अर्थ होता है ओरिजिनल, मौलिक, और दूसरा होता है इन्फ्लुएंशियल. एक ओरिजिनल, दूसरा इन्फ्लुएंशियल. यहां कौन सा दिया है? इन्फ्लुएंशियल, इसलिए यही होगा. सेमिनल वह होता है जो अपने मूल अवस्था में हो, और सेमिनल वह भी होता है जिसका भविष्य की घटना के ऊपर, भविष्य में होने वाले कार्य के ऊपर विशेष प्रभाव होने वाला हो. तो यहां यह प्रभावी सेंस में यूज हो रहा है, इसलिए आंसर 1 का डी होगा. कॉमिकल मीन्स होता है ऑफ कॉमेडी, जो कॉमेडी से बना हो वह कॉमिकल होता है, यानी ऑफ कॉमेडी. इकोनॉमिकल का दो जगह प्रयोग करते हैं. मितभाषी, अल्पव्ययी, दोनों जगह हम इकोनॉमिकल का प्रयोग करते हैं. इसके लिए आप दो शब्द यूज कर सकते हैं. इसके लिए आप फ्रूगल यूज कर सकते हैं और आप लैकनिक या रेटिसेंट यूज कर सकते हैं. लैकनिक या रेटिसेंट. एंटेरियर का मतलब होता है पूर्व का, पहले का. पूर्व का, पहले का. इसका एंटोनिम होता है पोस्टेरियर. एंटोनिम इसका पोस्टेरियर होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आंसर इन्फ्लुएंशियल होगा. क्वेश्चन नंबर 2, थॉटफुल. थॉटफुल, इनग्रॉस्ड इन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंकिंग को थॉटफुल कहते हैं. चिंतनशील, हिंदी में इसे कहेंगे चिंतन. चिंतनशील, जो किसी विशेष चिंतन में हो. कॉन्टेम्पलेटिव, चिंतनशील. रैश, उतावला. उतावला, जो किसी मैनर में ना हो, जो अटपटे ढंग से कार्य करे, जो बहुत स्पीड में किसी कार्य को करे, नुकसान पहुंचाने वाला. तो इसलिए रैश. इंप्रूडेंट इसका सिनोनिम होता है. इंप्रूडेंट का दूसरा अर्थ उदंड भी होता है. उदंड, अशिष्ट. उदंड या अशिष्ट. वॉचफुल, चौकन्ना. अलर्ट, चौकन्ना, अलर्ट. विजिलेंट. तो थॉटफुल के लिए आप कॉन्टेम्पलेटिव सेलेक्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 है. इसमें हमें अपोजिट वर्ड बताना है. ऑटोनॉमी मीन्स होता है स्वयं का शासन. ऑटोनॉमी, स्वयं का शासन, खुद का शासन. सोवेरेंटी, संप्रभुता, अपनी प्रभुता. संप्रभुता पॉलिटिकल साइंस के वर्ड है. डिपेंडेंस, परतंत्रता. यूनैनिमिटी. यूनैनिमस शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है यूनैनिमिटी. एकमत या सर्व सम्मति. पार्शियलिटी, पक्षपात. प्रिजुडिस, बायस. तो ऑटोनॉमी के लिए आप डिपेंडेंस सेलेक्ट करेंगे.
क्वेश्चन नंबर 4, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो अपोजिट है आप उसे सेलेक्ट करें। स्पार्स मीन्स होता है विरल, विरल का मतलब होता है जो घना न हो वह विरल है। शैलो मीन्स होता है छिछला, इसका एंटोनिम डीप होगा, प्रोफाउंड होगा। इसका सिनोनिम सुपरफिशियल होगा। कोवर्स मीन्स होता है इनडिसेंट, कोवर्स मीन्स रफ होता है। कोवर्स मीन्स वल्गर भी होता है, वल्गर। क्रूड भी होता है कोवर्स मीन्स। एंड डेंस मीन्स होता है घना, थिक। जंगल के लिए इसका प्रयोग करते हैं। स्पार्स विरल, जिसमें पेड़ पौधे अलग अलग हो। डेंस घना, यानी स्पार्स का एंटोनिम डेंस होगा। 4 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु इज एक्सपर्ट इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, वह जो कैंसर के इलाज में निपुण हो, विशेषज्ञ हो, उसे क्या कहें? पोडियाट्रिस्ट मीन्स होता है पांव रोग विशेषज्ञ। वह डॉक्टर जो पांव रोग का इलाज करे, पांव रोग का विशेषज्ञ, पांव रोग का इलाज करने वाला डॉक्टर, पांव रोग का विशेषज्ञ। ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर रोग का विशेषज्ञ। रेडियोलॉजिस्ट, विकिरण, विकिरण विशेषज्ञ, जो डॉक्टर सोनोग्राफी करते हैं, एमआरआई करते हैं, वो रेडियोलॉजिस्ट कहे जाते हैं। एंड नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रॉन से संबंधित डॉक्टर, इट मीन्स किडनी रोग विशेषज्ञ, किडनी रोग विशेषज्ञ। तो यहां कैंसर रोग की बात हो रही है, इसलिए ऑन्कोलॉजिस्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, किसी पशु का मृत शरीर। कॉर्प्स मीन्स होता है शव, इसका यूज हम ह्यूमन बींग के लिए करते हैं। द डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बींग को कॉर्प्स कहते हैं। ये भी शव है लेकिन पशु का। पशु का शव, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, इसलिए कैरकैस होगा। पॉस्थ्यूमस, लेखक के मरने के बाद छपी हुई किताब। फिल्म के डायरेक्टर के मरने के बाद रिलीज हुई फिल्म। पिता के मरने के बाद जन्मी संतान, यानी जिसमें जनक चला गया, मर गया, और तब उसकी संतति उत्पत्ति जो भी हुई वो आई, उसको हम पॉस्थ्यूमस कहते हैं, जो आती है। पिता के, अब इतना लंबा लिखूंगा नहीं, फिर से बोल देता हूं। पिता के मरने के बाद जन्मी संतान, लेखक के मरने के बाद छपी पुस्तक, डायरेक्टर के मरने के बाद रिलीज हुई मूवी, गायक के मरने के बाद रिलीज हुआ गाना, ये सब पॉस्थ्यूमस कहे जाते हैं। मम्मी मीन्स होता है रसायन लपेटा हुआ लाश, रसायन युक्त लाश, रसायन युक्त शव, सुरक्षित करने के लिए, कुछ लंबे समय तक रखने के लिए मम्मी बनाकर रखा जाता है। आंसर 6 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, टू ठग वंस हर्ट स्ट्रिंग्स, किसी के भावनाओं को झकझोर देना, किसी के भावनाओं को झकझोर देना। टू रिमूव वंस हर्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। डिप्रिकेट मीन्स निंदा करना, अवमूल्यन करना, आंसर डी होगा। किसी के भावनाओं को झकझोर देना, आंसर डी होगा। टू स्टीर वंस इमोशंस। क्वेश्चन नंबर 8, टू फुट द बिल, बिल को फुट करना, यानी आपसे कोई नुकसान हो गया, उस नुकसान की भरपाई कर रहे हैं आप पैसा दे करके, तो उसे कहते हैं फुट द बिल। कहाँ है इसमें? जी हाँ, टू पे फॉर द डैमेज वन हैज डन। टू डिले द बिल, बिल को पे करने में डिले करना नहीं। टू पे इंस्टेंटली, त्वरित पेमेंट कर देना नहीं, आंसर बी होगा। द कमीशन विल हैव टू कम अप डैश अ डेफिनेटिव स्टडी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इशूज। कॉम्प्लेक्स शब्द का अर्थ जटिल होता है, इसका सिनोनिम जरूर याद करें आप। इंट्रिकेट होता है, एब्स्ट्रूस होता है। डेफिनेटिव का अर्थ निर्णायक होता है, डेफिनेटिव का सिनोनिम होगा कंक्लूसिव। और फाइनल, द कमीशन विल हैव टू कम अप विद अ डेफिनेटिव स्टडी, इसे एक डेफिनेटिव स्टडी लेकर आना होगा। कम अप के साथ प्रेपोजिशन विद लगता है, फिक्स्ड है यह। फ्रेजल यूज है, 9 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कश्मीरी पंडित्स आर डैश टारगेट्स फॉर रेडिकल्स
who use attacks to further their agenda, यानी जो कश्मीरी पंडित्स हैं वे डैश टारगेट्स हैं उन रेडिकल्स के लिए, रेडिकल जो बदलाव चाहने वाले हैं, जो चाहते हैं कुछ बदलाव आए, who use attacks to further their agenda, यानी ये अपने एजेंडा को फर्दर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए अटैक करते हैं। और किनके ऊपर? तो कश्मीरी पंडित्स के ऊपर, और उन्हें टारगेट करते हैं। किस तरह से? अब अटैक जब ये खुद करते हैं तो ये टारगेट किस तरह से करते हैं देखिए। ह्यूमिलिएटिंग मीन्स होगा सर्वनाक, ह्यूमिलिएट से बना है सर्वनाक, ह्यूमिलिएटिंग डिफीट, सर्वनाक हार, एक साथ यूज होने वाला कोलोकेशन है। डेलिबरेट मीन्स होता है इंटेंशनल, जो जानबूझकर किया जाए वह डेलिबरेट कहलाता है। इंटेंशनली, अब डेलिबरेट का इंटेंशनली, तो यहां मैं इसका सिनोनिम लिख दूं डेलिबरेटली। इंटेंशनली मीन्स डेलिबरेटली। स्पॉन्टेनियस मीन्स स्वतः, स्वयं होने वाला। नेचुरल, स्पॉन्टेनियस, नेचुरल। तो क्या दें? डेलिबरेट टारगेट्स होते हैं कश्मीरी पंडित, रेडिकल्स उन्हें जानबूझकर टारगेट करते हैं अपने एजेंडा को फर्दर करने के लिए, इसलिए 10 का आंसर भी होगा। 11, शशि थरूर वुड रैदर लीव पॉलिटिक्स देन डैश द कांग्रेस पार्टी टाइप मिस्टेक। कांग्रेस पार्टी, अब यहां ग्रामर का रूल वुड रैदर, वुड सूनर, वुड बेटर, या रैदर देन, सूनर देन, बेटर देन के बाद क्या लगाते हैं? तो वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं एक ही वर्ब के भिन्न भिन्न रूप हैं, तो आंसर क्या होगा? अबैंडन। शशि थरूर कांग्रेस को छोड़ने के बजाय राजनीति को छोड़ देंगे। ये रैदर देन, सूनर देन, मैं मर जाऊंगा पर भीख नहीं मांगूंगा, उसी टाइप का यह क्वेश्चन है। आई वुड रैदर डाई देन बेग, सेम टाइप का क्वेश्चन। 11 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर ओके। ग्रामर एक्सपर्ट, ये एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर सबसे नया बैच लॉन्च हुआ है। अभी इसमें 4 लाइव क्लासेस हुए हैं, उसके बाद ये क्लास बंद है। अब पुनः इसे कंटिन्यू किया जाएगा छठ पूजा के बाद। 17 अक्टूबर को ऐसे ये बैच अनाउंस किया गया था, लाइव क्लासेस में शुरू है, लेकिन अभी फिर बंद किया गया। छठ के बाद कंटिन्यू होगा। जो लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, ग्रामर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक, वे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अभी ऑफर कंटिन्यूड है, कुछ लोगों के रिक्वेस्ट पर इसे कंटिन्यू किया गया है। ये ऑफर कंटिन्यू रहेगा छठ तक, आप इसे परचेज कर सकते हैं इसी प्राइस में। बाद में इसकी कीमत जो क्रॉस की गई है उतनी लगेगी। बाकी सारी बातें इस पर है, और कुछ विशेष जानना है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस अरेंजमेंट है, ये जम्बुल्ड पार्ट है, इन्हें अरेंज कर देना है। अब इस क्लास में बहुत सारा रूल तो इसका, ट्रिक इसका बताऊंगा नहीं, केवल इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इन इट्स 2007 रिपोर्ट, कॉमा देकर के यह कहा जा रहा है कि देखो यह जो पार्ट है ना अदर वर्ड है। अब पहले जब अदर वर्ड दिया हो तो हमें उस पार्ट को ढूंढना चाहिए जिसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, एटसेट्रा। पहले सब्जेक्ट वर्ब का ध्यान रखें। पी में सब्जेक्ट वर्ब हमें दिख रहा है। क्यू गिविंग एससी स्टेटस टू, ये बाद की बात है, पहले नहीं। रिकमेंडेशन इन फेवर ऑफ नहीं। बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन्स, बिलोंगिंग टू किसके लिए आया? तो बिलोंगिंग टू दलित्स के लिए आया, यानी पेयर। क्यू के बाद एस का बन रहा है, क्यू के बाद एस का। दूसरा हमारा सेंटेंस भी पी से शुरू हो रहा है, यानी पी हमारा ओपनर है और कह रहा है कि क्यू के बाद एस को रख दो। तो द पैनल मेड ए कैटेगोरिकल, कैटेगोरिकल क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बाद क्या लगता है? नाउन। एडजेक्टिव के बाद क्या लगता है? नाउन। कैटेगोरिकल के बाद नाउन चाहिए। नाउन कहाँ है भाई? आर में, तो 1 नंबर 2 नंबर होगा। और यहाँ क्यू एस का पेयर मैं पहले ही बना दिया हूं, तो 3 नंबर और 4 नंबर, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, यानी आंसर होगा बी। चेक कर लें एक बार। इन इट्स 2007 रिपोर्ट द पैनल मेड ए कैटेगोरिकल रिकमेंडेशन इन फेवर ऑफ गिविंग एससी स्टेटस टू दलित्स बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन, सभी धर्मों से बिलोंग करने वाले दलित्स को एससी का स्टेटस दे देने का रिकमेंडेशन पैनल ने किया, कैटेगोरिकल रिकमेंडेशन किया। तो क्रम आपके सामने है, 12 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द सेंटर हैज अपॉइंटेड अ 3 मेंबर कमीशन, सेंटर ने
सेंटर सब्जेक्ट हो गया, हैज अपॉइंटेड वर्ब हो गया, अ 3 मेंबर कमीशन ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें तो शुरू में ही हमें सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब यहां से सेंटेंस आगे बढ़ाना है, ध्यान दीजिएगा क्या है, यहाँ नाउन है। नाउन कहता है अगर ये कंप्लीट पार्ट है तो इसे आगे बढ़ाने के लिए या तो हमें कंजंक्शन देना होगा, एंड, बट, बिकॉज, सो, देयरफॉर देना होगा, नहीं तो हम इसे जेरंड से आगे बढ़ा सकते हैं, इन्फिनिटिव से आगे बढ़ा सकते हैं, बट द बेटर वन इज इन्फिनिटिव, यानी इसके बाद हम प्लस दे करके टू V1 का प्रयोग कर सकते हैं, 2 + V1। सेंटर ने अपॉइंट क्यों किया 3 मेंबर के कमीशन को, 3 लोगों के आयोग का गठन क्यों किया, किस लिए किया, रिगार्डलेस ऑफ उसके बाद नहीं आएगा, हैव तो अभी आ ही नहीं सकता, PQ नहीं आएगा, ऑफ एक्सटेंडिंग आ ही नहीं सकता। जी हाँ, आंसर एस से शुरू होगा। ये कह रहा है कि यहां से शुरू करो। टू एग्जामिन द सेंसिटिव इशू, क्यों गठन किया गया, तो सेंसिटिव इशू को एग्जामिन करने के लिए। कैसा इशू है, तो इशू के बाद ऑफ लगता है। इशू कैसा है, तो ऑफ एक्सटेंडिंग शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस टू ऑल दोज हु हैव हिस्टोरिकली सफर, उन सभी लोगों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे दो जो सफर किए हुए हैं डिस्क्रिमिनेशन को, जिन्होंने भेदभाव, जिन्होंने छुआछूत से पीड़ित जीवन व्यतीत किया है, उन सभी को दे दो। रिगार्डलेस ऑफ द रिलीजन दे नाउ प्रोफेस, चाहे अभी वो किसी भी धर्म में हो, उसकी परवाह किए बिना, रिगार्डलेस ऑफ की परवाह किए बिना। यानी 4 क्रम क्या हो गया, SRQP, SRQP आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 में कॉमन एरर है, द वेदर ऑफ द न्यू प्लेस डिडंट सूट रवि, रवि को नए प्लेस का वेदर सूट नहीं किया। वेदर, वेदर तो बार बार बदलने वाली चीज है। जब हम कहीं जाते हैं तो वहां की आब हवा, वहां का वातावरण, आम बोलचाल में कहते हैं वहां का पानी सूट नहीं किया। वह जो पानी है वो पीने वाला पानी नहीं, हाँ पीने वाला पानी भी उसका एक पार्ट हो सकता है। वहां की क्लाइमेट, वहां की जलवायु, वहां की आब हवा, इसलिए आंसर ए होगा। ये स्लैंग यूज के अंतर्गत आता है। द एंग्री फादर थ्रेटन्ड हिज सन दैट ही वुड बी हंग फ्रॉम द सेलिंग, यह प्रश्न प्रिंसिपल वर्ब से है, किसी को फांसी पर लटका दिया जाएगा। पिता डांटते हुए, क्रोधित पिता अपने बेटे को धमकाते हुए कहा कि देखो तुम्हें सेलिंग से लटका दिया जाएगा, चाहे फांसी दे दी जाएगी। तो यह शब्द नहीं होगा, पैसिव वॉइस है। यहां बी के बाद V3 चाहिए, तो हैंग्ड होगा। इसके 2 रूप होते हैं, हैंग है जिसका 2 अर्थ होता है, सामान लटकाना, सामान लटकाना और फांसी देना। सामान लटकाना और फांसी देना, तो सामान लटकाना के लिए हंग होगा और इसका तीसरा रूप भी हंग होगा। लेकिन जब यह फांसी देने के लिए आएगा तो इसका V2 भी हैंग्ड होगा और इसका V3 भी हैंग्ड होगा। तो इसलिए यहां पर चाहिए हमें क्या, हैंग्ड चाहिए। यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, आई विल स्पेंड माई रिमेनिंग लाइफ, यह भी क्वेश्चन स्लैंग यूज से है, आंसर बी होगा। अब फास्ट एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने टेस्ट दे दिया है और बहुत हल्के प्रश्न है, इतना रुक रुक के एक्सप्लेन क्या करूं। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ आपके आंसर का मुझे वेट भी नहीं करना है क्योंकि यह टेस्ट आप दे चुके हैं। इसका आंसर भी आपको जब टाइम खत्म हो जाता है तब मिल जाता है, केवल समझा देना है, इसलिए थोड़ा फास्ट। अब कोई ये ना सोचे कि बनाने का मौका नहीं दे रहे हैं, ये बना हुआ प्रश्न है, सब लोग बना चुके हैं। हाँ, कुछ नए लोग हो सकते हैं, उन्हें कहूंगा कि भाई आप ऐप डाउनलोड करें और फ्री टेस्ट है, जैसा कि मैंने इंट्रो में ही बोला था, शुरू में ही बोला था, आप भी टेस्ट दें अगली बार से। आई विल स्पेंड माई रिमेनिंग लाइफ, नहीं कहते हैं माई रिमेनिंग लाइफ, ये स्लैंग यूज है। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, जैसे माई फैमिली मेंबर्स नहीं कहते हैं वैसे ही इसे भी हम नहीं कहते हैं। द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन का बचा हुआ समय, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, आंसर हो जाएगा 16 का बी। क्वेश्चन नंबर 17, स्कल्पचर, स्कल्पचर मूर्ति, स्पेलिंग सही है, हमें खोजना है मिस स्पेल्ड यानी जिसका स्पेलिंग गलत है। आर्किटेक्चर, यही स्पेलिंग गलत है, यानी आंसर हमारा बी होगा। आर्किटेक्चर, कमेंसुरेट सही है, स्पेलिंग
इसका और हिंदी मीनिंग होता है बराबर अनुपात में रखना। सोवेरेंटी, संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 18, conundrum, इट इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन, पहेली। गांव में लोग बुझौल बुझाते हैं, वो ही कनंड्रम कहलाता है। इट इज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन। करियर सही है, कोनंड्रम भी सही है। नोमेनक्लेचर साइंस का चीज गलत है, यही आंसर आपका सी होगा क्योंकि यही गलत है। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर नामकरण। कमेमोरेट बिल्कुल सही है, याद में उत्सव मनाना या उत्सव मनाकर याद करना। 18 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पैसिव वॉइस बताना है आपको। वी होप दैट मल्लिकार्जुन खड़गे विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस के नेक्स्ट प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे। अब तो हो ही गए हैं, ये मेरी उम्मीद थी। जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ करके मैंने यह उम्मीद किया था कि अगले यही होने वाले हैं, अब तो हो गए हैं, आप जैसा कि जान चुके हैं। तो वी होप दैट, जब भी आप दैट क्लॉज वाला सेंटेंस बनाते हैं तो आपके पास दो विकल्प होता है। आप इसे दो तरह से बना सकते हैं, या तो मल्लिकार्जुन खड़गे यानी यहाँ के सब्जेक्ट को पहले लाएं, यहाँ के वर्ब को लिखें 2 नंबर में और चेंज कर लें इसको, फिर 3 और फिर 4 ऐसे बना दें। मल्लिकार्जुन खड़गे इज होप्ड टू बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। क्या ऐसा दिया हुआ है? इज कंसिडर्ड दे दिया, वरना ये हो जाता, नहीं होगा, कोई नहीं है। तो बनाने का दूसरा तरीका ऐसे वाक्यों को, इट इज होप्ड दैट, इट इज होप्ड दैट, वी होप हम उम्मीद करते हैं, यह उम्मीद की जाती है। तो इट इज होप्ड दैट मल्लिकार्जुन खड़गे विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। तो इट इज होप्ड दैट, जी हाँ, आंसर ए होगा। बाकी सभी में कुछ ना कुछ गलत है। यहाँ वाज होप्ड लगा दिया गया, इसलिए नहीं होगा। द नेक्स्ट प्रेसिडेंट को पहले ही कर दिया गया, यह संभव ही नहीं है। ये हो सकता था लेकिन यहाँ कंसिडर्ड लगा दिया गया, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, शी सेड टू हिम हु हेल्प्ड यू। शी सेड टू हिम हु हेल्प्ड यू, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो इंट्रोगेटिव आप देख रहे हैं, यह पार्ट है इंट्रोगेटिव। हु हेल्प्ड यू, शी सेड टू हिम, तो शी आस्क्ड हिम हु हैड हेल्प्ड हिम आपका आंसर होगा। शी इंट्रोगेटेड हिम दैट, दैट लग जाए देखते काट दीजिए। शी आस्क्ड हिम इफ और हु दोनों, ये भी गलत है। शी वांटेड टू नो हु हैड हेल्प्ड हिम बिल्कुल सही है। और शी आस्क्ड हिम हु, ये नहीं होगा। आंसर आपका 20 का सी होगा। अब है आपके सामने पैसेज, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। पैसेज को केयरफुली पढ़ें और क्वेश्चंस का जवाब दें। तो पहले क्वेश्चंस को पढ़ लें, बेहतर वही रहता है। सारे क्वेश्चन तो याद रहेंगे नहीं, ये निश्चित है, आप कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, लेकिन पढ़ लें, थोड़ा दिमाग में रहेगा। और जहां उस तरह की बात मिलेगी रुक करके सोच लेंगे, तरीका यही है। लर्निंग इज डिफाइंड एज, एक प्रश्न दिमाग में रखें कि हमें जवाब देना है कि लर्निंग को इस पैराग्राफ में, इस पैसेज में किस रूप में परिभाषित किया गया है। लर्निंग को कैसे परिभाषित यहां किया गया है, यह जवाब देना है। अगला प्रश्न है द मोस्ट लर्नेड मैन इज ही हु। दूसरा प्रश्न यह है कि पैसेज में किस व्यक्ति को सबसे बड़ा विद्वान कहा गया है, वह यहां आप आंसर के रूप में है, सेलेक्ट करना है। किसको मोस्ट लर्नेड, लर्नेड मीन्स विद्वान, स्कॉलरली, किसको यहां मोस्ट लर्नेड कहा गया है, यह ध्यान में रख लें। फिर है ए लर्नेड मैन एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। अब फिर लर्नेड मैन से ही संबंधित बात आ गई, यानी 22 में कुछ और बात कही गई होगी, 23 में कुछ और, यहां ध्यान देना होगा आपको। लर्नेड मैन पर ध्यान देना है, उससे संबंधित बहुत बातें आ रही हैं। द पैसेज सजेस्ट दैट ए लर्नेड मैन, सारी बात तो उसी के इर्द गिर्द घूम रही है जी, उसी पर ध्यान देना है कि ए लर्नेड मैन, उसी के ऊपर पैसेज ही है। और लास्ट है कि द गिवन पैसेज इंप्लाइज दैट, जो पैसेज दिया गया इसका अर्थ क्या है। इंप्लाई का अर्थ मीन होता है, मीन मतलब। अब
लर्नेड मैन के इर्द गिर्द सारे प्रश्न घूम रहे हैं। लर्निंग और लर्नेड मैन, दो बातों पर ध्यान देना है, लर्निंग और लर्नेड मैन। ही थिंक्स, नहीं कुछ और है क्या? हाँ, लर्निंग यहीं से शुरू हो रहा है, एक आंसर मिलने लगा आपको। लर्निंग इज द नॉलेज ऑफ दैट विच इज नॉट जनरली नोन टू अदर्स। लर्निंग उस तरह का ज्ञान है जो सामान्य लोगों के जानकारी में नहीं होता। यहां जिस लर्निंग की बात की जा रही है उसे नॉलेज से ऊपर रखा गया है। कहा जा रहा है कि लर्निंग इज द नॉलेज ऑफ दैट विच इज नॉट जनरली नोन टू अदर्स। लर्निंग वह नॉलेज है जो सामान्य लोगों तक नहीं होती है। नोन के बाद प्रेपोजिशन टू लगता है। एंड विच वी कैन ओनली डिराइव एट सेकेंड हैंड फ्रॉम बुक्स और अदर आर्टिफिशियल सोर्सेज। नॉलेज हमें फर्स्ट हैंड नहीं मिलता, नॉलेज हमेशा हमें सेकेंड हैंड मिलता है। नहीं, लर्निंग हमें हमेशा सेकेंड हैंड मिलता है। वह किसी किताब में से हम ले लेते हैं, चाहे उसे हम किसी आर्टिफिशियल सोर्स से ले लेते हैं, मैन मेड सोर्स से ले लेते हैं। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड होता है, एंटोनिम नेचुरल होता है। जरा गंभीर पैसेज है, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। लर्निंग एक तरह का नॉलेज है जो आम लोगों से ऊपर है और यह हमेशा सेकंड हैंड होता है, क्योंकि हम इसे किताबों से लेते हैं या किसी आर्टिफिशियल सोर्सेज से लेते हैं। द नॉलेज ऑफ दैट विच इज बिफोर अस और अबाउट अस which appeals to our experience, passions and pursuits, to the bosoms and business of man is not learning. Knowledge, देखिए कैसे सजाते हैं, knowledge is not learning. Knowledge learning नहीं है। अब बीच में अदर बातें रखी गई हैं टफ बनाने के लिए। The knowledge, अब कैसा knowledge? Of that which is before us. वह नॉलेज, वह ज्ञान जो हमारे सामने है, माने यूं ही हमारे सामने अगर कोई चीज पड़ा हुआ है तो उसे हम लर्निंग नहीं कहेंगे। लर्निंग किसे कहेंगे अभी तक लेखक ने क्लियर नहीं किया, घुमा घुमा के बात कर रहे हैं, तभी तो पैसेज कठिन होता है। जो हमारे बारे में कही गई बात है वह भी लर्निंग नहीं है। विच अपील्स टू आवर एक्सपीरियंस, अपील के बाद प्रेपोजिशन टू लगाएं, अच्छा लगना। इट अपील्स टू मी, यह मुझे अच्छा लगता है। तो जो हमारे अनुभव को अच्छा लगता है वह भी नॉलेज नहीं है, वह भी लर्निंग नहीं है। जो हमारे फैशंस को, हमारे जुनून को अच्छा लगता है वो भी लर्निंग नहीं है। जो हमारे परस्यूट्स, हमारे कार्य, हमारे उद्यम को अच्छा लगता है वह भी लर्निंग नहीं है। और टू द बॉजम्स, बॉजम मीन्स होता है वक्ष स्थल, वक्ष स्थल स्पेशली ऑफ अ वुमन, लेकिन यहाँ है हॉट, यहाँ बॉजोम का अर्थ हॉट है, हृदय है। ऐसे बॉजोम, इसका उच्चारण बोजम होता है और इसका अर्थ होता है वक्ष स्थल। द चेस्ट और ब्रेस्ट इसको कहते हैं। पर्सन के लिए स्पेशली ऑफ वुमन, मेल के लिए भी यूज होता है। एंड बिजनेस ऑफ मैन इज नॉट लर्निंग। जो आम आदमी का कार्य व्यापार है, जो आम आदमी का उद्यम है, जो आम आदमी के हृदय में है, जो आज आम आदमी का पैशन है, जो आम आदमी का अनुभव है, वह लर्निंग नहीं है। तो भाई लर्निंग है क्या? इस सबको लेखक नॉलेज कह रहे हैं, सब नॉलेज है, लर्निंग नहीं है। लर्निंग इज द नॉलेज। देखिए यहां आके आंसर मिला, अभी तक भूमिका थी यही आंसर होगा कि लर्निंग इज द नॉलेज, ये आंसर हुआ। लर्निंग इज द नॉलेज ऑफ दैट विच नन बट द लर्नेड नो। लर्निंग उस तरह का ज्ञान है जिसे सिर्फ विद्वान जानते हैं, कोई और नहीं। जिसे सिर्फ विद्वान जानते हैं, कोई और नहीं। ही इज द मोस्ट लर्नेड मैन हु नोज द मोस्ट ऑफ व्हाट इज फारदेस्ट रिमूव्ड फ्रॉम कॉमन लाइफ। वही मैन, अब एक दूसरे प्रश्न का आंसर मिलने लगा यहीं से। क्वेश्चन नंबर 1 यहां है। अब आगे कोई प्रश्न था, अब नंबर कितना था ये मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक प्रश्न का आंसर यहां मिल रहा है कि ही इज द मोस्ट लर्नेड मैन। कौन मैन पूछा गया था कि कौन मोस्ट लर्नेड है, तो ही इज द मोस्ट लर्नेड मैन हु नोज द
वही मैन मोस्ट लर्नेड मैन है, हु नोज द मोस्ट ऑफ व्हाट इज फारदेस्ट रिमूव्ड फ्रॉम कॉमन लाइफ। जो ज्ञान कॉमन लाइफ से जितना ज्यादा दूर होगा, तो जिसने उसको प्राप्त किया है वही मोस्ट लर्नेड है। बहुत दूर का ज्ञान अगर कोई प्राप्त किया तो वही व्यक्ति, सबसे दूर का ज्ञान प्राप्त किया तो वही व्यक्ति मोस्ट लर्नेड है। एंड एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, जिसने एक्चुअल ऑब्जर्वेशन किया है और फारदेस्ट का ज्ञान प्राप्त किया है वही व्यक्ति मोस्ट लर्नेड है। द लर्नेड मैन प्राइड्स हिमसेल्फ इन द नॉलेज ऑफ नेम्स। लर्नेड मैन खुद पर गर्व करता है इन द नॉलेज ऑफ नेम्स, कि मतलब मैं ये ज्ञान प्राप्त किया हूं, मुझे ये डेट्स मालूम है, नॉट ऑफ मेन और थिंग्स, किसी सामान्य चीज और किसी सामान्य वस्तु की नहीं। आइए एक दो प्रश्न कर लेते हैं। लर्निंग इज डिफाइंड एज, लर्निंग को किस रूप में डिफाइन किया जा रहा है यहाँ? तो इज द नॉलेज ऑफ दैट विच इज बिफोर अस। जी नहीं, जो हमारे सामने है वह लर्निंग नहीं है, वो तो नॉलेज है। द नॉलेज अबाउट अस। जी नहीं, द नॉलेज ऑफ दैट विच इज नॉट जनरली नोन टू अदर्स। जी हाँ, जो आम तौर पर सामान्य लोगों को मालूम नहीं होती है, उन्हीं चीजों को प्राप्त कर लेना नॉलेज को प्राप्त करना है, जो कि इस पैसेज में कहा गया। इसलिए 21 का आंसर सी होगा। बड़ा सोच के पैसेज बनाना पड़ता है, सब बात ध्यान में रखनी होती है। द मोस्ट लर्नेड मैन इज ही हु, जितना फारदेस्ट के नॉलेज को प्राप्त किया हो, जो आम आदमी के पहुंच से बहुत बाहर हो, उस चीज को प्राप्त कर लेने वाला व्यक्ति ही मोस्ट लर्नेड मैन होता है। तो कहाँ कहा गया? नोज अबाउट ऑल द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स इन हिस्ट्री। जी नहीं, सीज नॉट विथ नहीं, इज अक्वांटेड विथ द स्ट्रीट्स नहीं, नोज द मोस्ट ऑफ व्हाट इज फारदेस्ट रिमूव्ड फ्रॉम कॉमन। जी हाँ, जो कॉमन से जितना ही दूर के ज्ञान को प्राप्त करता है वह व्यक्ति उतना ही बड़ा विद्वान कहलाता है। इसलिए आंसर 22 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, लर्नेड मैन एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज केयर्स अबाउट मैन एंड थिंग्स। अभी आगे पढ़ना होगा, आइए पढ़ते हैं। पैसेज ऐसे ही बनाया जाता है। अब जिद करेंगे कि मैं एक बार पढ़ूंगा और सारा बना जाऊंगा, तो आप फेल करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही रुकिए, समझिए, फिर बनाइए, तो आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। ही थिंक्स एंड केयर्स नथिंग अबाउट हिज नेक्स्ट डोर नेबर्स। जो वास्तव में विद्वान व्यक्ति है, जो बहुत गूढ़ नॉलेज प्राप्त किया है, वह ही थिंक्स एंड केयर्स नथिंग, वह कुछ भी नहीं सोचता है और ना ही परवाह करता है अबाउट हिज नेक्स्ट डोर नेबर्स, उसके पड़ोसी, सामने के घर वाले पड़ोसी का क्या हाल चाल है, उसके यहाँ क्या हो रहा है, इसके फेर में कोई विद्वान नहीं रहता। बट ही इज डीपली रेड इन द ट्राइब्स, लेकिन उसे, उस व्यक्ति के बारे में ट्राइब, जनजातियों के बीच डीपली पढ़ा जाता है। कास्ट्स ऑफ द हिंदूज, कुछ हिंदू जातियों में उसके बारे में पढ़ा जाता है। एंड कैलिमुक टैरेटर्स, ये भी जाति है कोई, इतिहास में इसका वर्णन मिलेगा, मैं उतना नहीं जानता, मैं केवल पैसेज पढ़ा रहा हूं। कैलिमुक टैरेटर्स में उस व्यक्ति के बारे में डीपली पढ़ा जाता है। ही कैन हार्डली फाइंड हिज वे इनटू द नेक्स्ट स्ट्रीट। एक फारदेस्ट के नॉलेज को, लर्निंग को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने ही गली मुहल्ले में गुम हो सकता है। देखिए कहा जा रहा है, ही कैन हार्डली फाइंड हिज वे इनटू द नेक्स्ट स्ट्रीट। अब अगले गली में जाए तो शायद ही वो रास्ता उसे मिले, हो सकता है उसी में रास्ते भूल जाए वह। दो ही इज एक्वांटेड विद द, हालांकि वह एक्वांटेड विद है, वह परिचित है, एग्जैक्ट डिमेंशंस ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड पेकिंग, मतलब दुनिया के बड़े बड़े नॉलेज, मैं अंदाज पर बोल रहा हूं, ये सब इतिहास की चीजें हैं, मैं इतिहास नहीं पढ़ाता, पैसेज को केवल समझा रहा हूं आपको। तो उसे बड़ा आयाम मालूम है, बहुत सारी चीजें वो जानता है, बड़ी बड़ी बातों के बारे में उसे एग्जैक्ट नॉलेज है, लेकिन अपने सामने वाले के घर में क्या हो रहा है, मेरे उस गली में क्या हो रहा है, वहां कौन सा रास्ता कहां से आता है, कहां जाता है, इसकी जानकारी उसे नहीं है। ही डजंट नो वेदर हिज ओल्डेस्ट एक्वेंटेंस इज अ नेव और ए फूल। उसका पुराना परिचित दुष्ट है कि मूर्ख है, ये भी वो कभी डिफरेंशिएट करने के चक्कर में नहीं पड़ता। एक्वेंटेंस मीन्स होता है परिचित। आदमी के लिए एक्वेंटेंस का प्रयोग इसका परिचय के अर्थ में भी हम प्रयोग करते हैं। नेव मीन्स होता है दुष्ट, विक्ड, और फूल तो आप जानते हैं। बट ही कैन प्रोनाउंस अ पॉम्पस लेक्चर, अपने पड़ोसी के बारे में नहीं जानता, गली मुहल्ले के लोगों के बारे में नहीं जानता, लेकिन आडंबरी भाषण दे सकता है
ऑन ऑल द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स इन हिस्ट्री। हिस्ट्री के जितने प्रमुख पात्र हैं उन पर बोलने को कहो। तो जो फारदेस्ट लर्निंग को प्राप्त किया है वह उनके ऊपर पॉम्पस लेक्चर देगा, यानी भरबौस लेक्चर देगा। पॉम्पस का साइनो भरबौस होता है, यानी बड़े बड़े ज्ञान की बातें करेगा, लंबे चौड़े भाषण देगा, आडंबर से, शब्द आडंबर से उसे भर देगा। He can't tell whether an object is black or white। वह ये भी नहीं बताएगा कि सामने की जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, वह ब्लैक है कि व्हाइट है, राउंड है कि स्क्वायर है, गोल है कि स्क्वायर साइज में है, वर्गाकार है। एंड येट ही इज अ प्रोफेस्ड मास्टर। इसके बावजूद हालांकि वह एक प्रोफेस्ड मास्टर है, उसे दक्ष, कुशल, निपुण मान लिया गया है। किस चीज में? ऑप्टिक्स में। किसकी आंखें बड़ी तीक्ष्ण हैं। द रूल्स ऑफ पर्सपेक्टिव, कहा जाता है कि भाई वो पर्सपेक्टिव, विचारधारा, दृष्टिकोण के नियमों से अवगत है। भले ही वो किसी फिगर को देख करके न बताए कि दी गई फिगर राउंड है कि स्क्वायर है, बट वह बहुत बड़ा ऑप्टिशियन है, वह बहुत बड़ा परसेप्ट रखता है, उसकी परसेप्टिव बहुत स्ट्रांग है। ये एक व्यंग्य है जी, यह पूर्णतः एक व्यंग्य है। और इसके अगर हम तह में जाएं, ये सिर्फ सटायर और इरोनी नहीं है, यह एक विद्वान का परिचय भी है कि वास्तव में जो विद्वान है वह कैसा होता है। उसे दुनिया से मतलब नहीं है, तभी तो वो रीड करता है बहुत सारी चीजों को, नहीं तो दुनिया के चक्कर में पड़ेगा, रीड नहीं कर पाएगा। आज वो खूब रीड करता है तो कल ट्राइब्स में उसको रीड किया जाता है कि एक फला थे, एक फला हैं जिन्होंने ये रिसर्च किए हैं। तो द्विभाषी है, यह इक्विवोकल है। ए लर्नेड मैन एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज केयर्स अबाउट मेन एंड थिंग्स। बिल्कुल नहीं। क्या मतलब है इसको? दुनिया में क्या हो रही है, गांव मोहल्ले में क्या हो रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी घटनाओं पर बोलेगा, इतिहास पर खूब बोलेगा, लेकिन अगल बगल के लोगों पर नहीं बोलेगा। डजंट केयर अबाउट मेन एंड थिंग्स, ये भी नहीं होगा। केयर्स अबाउट द शेप्स नहीं होगा। आंसर बी होगा, ये नहीं होगा, मैं मिस्टेक किया यहां पर, आंसर बी होगा। डजंट केयर अबाउट मेन एंड थिंग्स, थोड़ा सा लेखक को और देना चाहिए था, मैंने प्रश्न थोड़े ही ये बनाया है पैसेज, मैंने कहीं से कॉपी कर लिया। डजंट केयर अबाउट मेन एंड थिंग्स ऑफ हिज ओन कॉलोनी, ऑफ हिज ओन एरिया, ये दे देते तो थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट हो जाता। वो कहाँ केयर करता है अपने मुहल्ले के लोगों के बारे में, वो तो केयर करता है दुनिया के बारे में। विद्वान जो होता है वो इतिहास और ज्योग्राफी इत्यादि की बातें की गई थी उनमें लगा रहता है। द पैसेज सजेस्ट दैट ए लर्नेड मैन, पैसेज बताता है कि जो विद्वान आदमी है वह कैसा है। अंडरस्टैंड्स हिज नेबर्स, अपने पड़ोसियों को समझता है, खूब समझता है। डज नॉट नो हिज ओल्ड अक्वेंटेंसेस, जी हाँ ये हो सकता है। इज नॉट कंसर्न अबाउट नेम्स एंड डेट्स, जी हाँ कंसर्न रहता है वह नेम्स एंड डेट्स से। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इसके बारे में पढ़ा, मैंने उसके बारे में पढ़ा, इसका जन्म इस समय हुआ था, उसका जन्म उस समय, ये सब। इज इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग, जी नहीं, आंसर बी होगा। डजंट नो हिज ओल्ड अक्वेंटेंसेज, कहा गया है, स्पष्ट पैसेज में कहा गया है कि उसका कोई पुराना अक्वेंटेंस है, उसका कोई पुराना परिचित है। सिर्फ परिचित है, वह दुष्ट है कि फूल है, विकट है कि फूल है, नैव है कि फूल है, नहीं जानता, बस परिचय उसे है, इतना ही। 24 का आंसर बी होगा। 25 में कहा जा रहा है द गिवन पैसेज इंप्लाइज दैट, दिए हुए पैसेज का मतलब क्या है, क्या मतलब है, पैसेज हमारे सामने क्या ला रहा है। तो नॉलेज ऑफ द लर्नर इज एक्सक्लूसिव टू देम, ए लर्नेड मैन कैन नॉट डिलीवर लेक्चर्स, खूब लेक्चर देता है, ये नहीं होगा। ए लर्नेड मैन इज नॉट इंटरेस्टेड इन, इज इंटरेस्टेड, ये भी नहीं होगा, उसी में तो इंटरेस्ट रखता है, वो उसको खूब रीड किया जाता है। ए लर्नेड मैन इज नॉट अवेयर ऑफ द ऑप्टिक्स, जी हाँ अवेयर होता है ऑप्टिक्स से, इसलिए यह भी नहीं होगा। आंसर आपका ए होगा कि नॉलेज ऑफ द लर्नेड इज एक्सक्लूसिव टू देम, जो नॉलेज वह प्राप्त करता है वह नॉलेज उसी के लिए होता है, आम आदमी के लिए नहीं होता। जो आम आदमी के बस के बाहर की चीज है वही तो प्राप्त करने वाला मोस्ट लर्नेड मैन कहलाता है, इसलिए आंसर 25 का ये होगा। और इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए टैलेंट सर्च टेस्ट 2 के एक्सप्लेनेशन को। फिर से कहूँगा, अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, तो ऐप डाउनलोड करें और हर संडे को
टेस्ट जरूर दें। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक टेस्ट ओपन रहता है, टेस्ट जरूर दें। इस तरह का टेस्ट देने से आपका हर तरह से अंग्रेजी इम्प्रूव करेगा। So with that, it is over now. Thank you so much to all of you and good night.